स्वागत। जैसे आज का अपना टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के सिद्धांत। जैसा कि अपन ने देखा, संगठन प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। नियोजन करने के बाद प्रबंधकों के द्वारा एक संगठन का निर्माण किया जाता है। तो संगठन के अंतर्गत एक प्रबंधक के द्वारा विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों को ध्यान में रखना होता है। संगठन की सफलता या असफलता उसके द्वारा जो प्राप्त परिणाम होते हैं उन्हीं से हम पता कर सकते हैं। तो यदि प्रबंधक निश्चित उद्देश्य उसको प्राप्त हो जाते हैं तो संगठन सुदृढ़ एवं सक्षम होता है। अन्यथा कैसा लगता है, संगठन में कहीं न कहीं कोई त्रुटि या कोई कमी रही है। तो इसलिए संगठन की सफलता के लिए आवश्यक है कि उसकी जो रचना की जाती है या उस संगठन के लिए कुछ सिद्धांतों के आधार पर उसको बनाया जाता है। तो संगठन के सिद्धांतों को हम देख सकते हैं कि संगठन में कौन कौन से सिद्धांत लागू होते हैं या किन सिद्धांतों का ध्यान रखा जाना चाहिए। उद्देश्य का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। संगठन का उद्देश्य क्या होता है? कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन करना, मितव्ययिता करना और श्रम पूंजी में अच्छे संबंधों को स्थापित करना होता है। तो इसलिए संगठन इन उद्देश्यों को प्राप्त करने का क्या है, एक साधन है। इसलिए संस्था में प्रत्येक जो विभाग और उप विभाग के उद्देश्य होते हैं उनको निश्चित किए जाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को इन उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी जाती है। तो इस प्रकार से जो संस्था के अंतर्गत एक प्रबंधक अपने उद्देश्यों को निश्चित करता है, उन उद्देश्यों की पूर्ण व्याख्या करते हुए वो संगठन के अंतर्गत उन्हें प्राप्त करता है। व्याख्या का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन। व्याख्या का सिद्धांत किस बात पर बल देता है कि संगठन के जो प्रत्येक कर्मचारी के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व हैं उनकी स्पष्ट व्याख्या ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके कार्यक्षेत्रों की सीमाओं को भी स्पष्ट रूप से व्याख्या की जानी चाहिए। तो ऐसा होने से कार्यों के निष्पादन में कोई ना तो संदेह उत्पन्न होगा और ना ही कार्यों का दोहराव होगा। इसी तरह से सरलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी। सरलता का सिद्धांत क्या बताता है कि संगठन संरचना कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, ताकि जो संस्था के व्यक्ति हैं उसमें काम करने वाले उन सभी व्यक्तियों द्वारा आसानी से उसको समझा जा सके। और अगर जटिल संगठन संरचना होगी तो ऐसी स्थिति में संप्रेषण और उनमें आपस में समन्वय को प्रभावी नहीं बनाया जा सकेगा। तो इसलिए संगठन का सरल होना जरूरी होता है। अपवाद का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। टेलर ने इस सिद्धांत के अनुसार कहा है यानी बताया है कि दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने के लिए अधीनस्थों को अधिकार दे दिए जाने चाहिए तथा अपवादपूर्ण और महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय करने का कार्य उसे उच्च अधिकारियों पर छोड़ देना चाहिए। यानी कि उच्च प्रबंधकों के समक्ष केवल जो अनावश्यक स्थितियां या मामले हैं उन्हें दिया जाना चाहिए, उनका अधिकार उनके पास। बाकी के जो दिन प्रतिदिन और नैतिक कार्यों से संबंधित है और वे ही रहे तो उनके बारे में उच्च अधिकारियों से पूछताछ की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका कारण यह है कि उच्च अधिकारियों का समय मूल्यवान होता है और उन्हें नीति निर्धारण संबंधी महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है, तो वो समय उनको प्राप्त होता है। आदेश के लिए एकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही अधिकारी से आदेश निर्देश प्राप्त होने चाहिए और उसे एक ही अधिकारी के प्रति उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति दो अधिकारियों की एक साथ न तो सेवा कर सकता है और न ही उन्हें प्रसन्न कर सकता है। तो इस सिद्धांत के आधार पर एक समय में एक व्यक्ति को एक ही अधिकारी से आदेश निर्देश प्राप्त होने चाहिए।
समन्वय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। यह सिद्धांत संगठन में विभिन्न इकाइयों, नियंत्रण के विस्तार, आदेशों की श्रृंखला, केंद्रीकरण, रेखा एवं कर्मचारी संगठन प्रारूप आदि में समन्वय और संतुलन पर जोर देता है। तो प्रत्येक विभाग और कर्मचारियों में समन्वय होना आवश्यक होता है। इससे क्या होगा, समय, श्रम और धन की बचत होती है और इस प्रकार से संस्था के अंदर प्रबंधक अपने उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर पाता है। अधिकार एवं दायित्व की एकरूपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ अथॉरिटी एंड लायबिलिटी। अधिकारों एवं दायित्वों में क्या होना चाहिए, हमेशा एकरूपता होनी आवश्यक होती है, क्योंकि यदि किसी अधिकारी को उत्तरदायित्वों की अपेक्षा अधिकार अधिक मिल जाए तो वह उनका दुरुपयोग कर सकता है, और इसके विपरीत यदि अधिकारों की अपेक्षा उत्तरदायित्व अधिक डाल दिए जाए तो वह अपने उत्तरदायित्वों का भलीभांति निर्वाह नहीं कर सकेगा। तो इसलिए इन दोनों का साथ साथ और बराबर चलना अनिवार्य होता है। विशिष्टीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिकेशन। संगठन के इस सिद्धांत के अनुसार संगठन में प्रत्येक व्यक्ति का कार्य किसी एकाकी प्रमुख कार्य के निष्पादन तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, प्रमुख निष्पादन तक ही सीमित रहना चाहिए। जो कार्य जिस कार्य के लिए योग्य हो उसे वो ही कार्य दिया जाना चाहिए, ताकि वह उसका विशेषज्ञ बन जाए और उस कार्य को वो और अधिक क्षमता से कर पाए। नेक्स्ट है कुशलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी। ये सिद्धांत क्या बताता है इसके लिए, जैसे कुंज ओडोनिल ने कहा है कि एक संगठन उस समय कुशल माना जाएगा जबकि वह निर्धारित उद्देश्य को न्यूनतम लागत पर प्राप्त करने में समर्थ हो। तो एक कर्मचारी की दृष्टि में कुशल संगठन वह है जो कार्यों के प्रति संतोष प्रदान करता हो, अधिकार रेखा निर्धारित करता हो और उपयुक्त एवं सही उत्तरदायित्व का निर्धारक हो, तो सुरक्षा की व्यवस्था करता हो और समस्याओं के समाधान में भाग लेता हो। फिर है संतुलन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग। संस्था को विभिन्न क्रियाओं का अपनी अपनी जगह उनका कम या विशेष महत्व होता है, इसलिए उनकी आवश्यकताओं एवं महत्व के अनुसार संतुलन किया जाना चाहिए। जैसे जिन क्रियाओं और इकाइयों और विभागों का उद्देश्यों की प्राप्ति में अधिक महत्वपूर्ण स्थान हो उन्हें अधिक महत्व, और जिन संस्थाओं का अपेक्षाकृत कम महत्व हो तो उन्हें कम महत्व दिया जाना चाहिए। अधिकारों के प्रत्यायोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। प्रत्येक संगठन समूह में किसी न किसी व्यक्ति के पास उच्च अधिकार होते हैं, तो सर्वोच्च अधिकारियों को चाहिए कि वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को अधिकारों का प्रत्यायोजन करें। नियंत्रण के क्षेत्र का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पेन ऑफ कंट्रोल। प्रत्येक अधिकारी की मानवीय सीमाएं होती हैं और उसमें वह अधीनस्थों पर नियंत्रण कर सकता है, लेकिन उसमें उस अधिकारी के नीचे 5 या 6 व्यक्तियों से अधिक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा क्या होगा, उनका भलीभांति यानी अच्छे तरीके से मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण या उनको निर्देशन, नियंत्रण नहीं किया जा सकेगा। सहभागिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। संगठन एक क्या है, औपचारिक स्वरूप है और उसके अनुसार प्रबंध की शक्ति विभाजित होती है, तो परंतु निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक से अधिक कर्मचारी भाग लें ताकि उनका सहयोग मिल सके। निर्देश का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। प्रबंध के सभी कार्य प्रबंध के निर्देश में निष्पादित होने चाहिए। निर्देशन निरंतर दिया जाना चाहिए जब तक कि कार्य समाप्त न हो जाए। निर्देशन में अनेक कार्यक्रम सम्मिलित होते हैं, जैसे निरंतर निरीक्षण रिपोर्ट बनाना या उनको पनिशमेंट देना आदि। फिर चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चैलेंज एंड फीडबैक। प्रबंधकों को कार्य निष्पादन में अधिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए ताकि पहल शक्ति एवं उत्साह का परिचय देकर उत्तरदायित्वों का निर्वाह किया जा सके। तो इस तरह से संगठन के ये प्रमुख सिद्धांत हैं जिसे
एक प्रबंधक ध्यान रखता है और इन सिद्धांतों को ध्यान रखते हुए एक अच्छे संगठन की रचना करता है। अब अपन नेक्स्ट अध्याय में करेंगे संगठन का महत्व।